इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे ने पूरी मुस्लिम दुनिया को खासतौर पर हैरान नहीं गमजदा भी कर दिया है। मुआहदा ये है कि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात तस्लीम कर रहा है इसराइल को। इब्तदाई तौर पर जो बात सामने आई वो ये थी कि जी इस मुआहदे के बाद जो इसराइल है वो मगरबी किनारे पर बस्तियों को अपना हिस्सा नहीं बनाएगा, लेकिन उमर करकाश साहब जो हैं यूएई के वजीर खारजा, उन्होंने इस खुशफहमी को दूर कर दिया, इस गलत फहमी को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मुआहदे में ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये अभी भी हो सकता है। आपको याद होगा कि जब लास्ट इलेक्शंस हुए इसराइल में तो उस वक्त जिस नारे पर ये जमात जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है इसराइल में, ये जीती, और जो इन्होंने कैंपेन में नारा लगाया उसमें से एक नारा ये था कि फलस्तीनी बस्तियों को इसराइल का हिस्सा बनाया जाएगा। अब एक और चीज अगर आप याद करें, 6 दिसंबर 2017 की बात है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह ऐलान किया था कि यरूशलेम को वो तस्लीम करते हैं इसराइल का कैपिटल दारुल खिलाफा। उस पर उस वक्त बड़ा एहतजाज हुआ, अमेरिका के अंदर भी बहुत एहतजाज हुआ, मुस्लिम दुनिया में तो एहतजाज हुआ। अब यूएई मिस्र और लेबनान के बाद, उर्दन के बाद तीसरा मुल्क बन गया, तीसरा अरब मुल्क बन गया जिसने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान का इस पर क्या स्टैंड होगा। सऊदी अरब का इस पर अब तक कोई स्टैंड सामने नहीं आया। वाज़ेह सऊदी अरब इस पर क्या कहना चाहता है, क्या मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, वो कल एक रोज़ा दौरे पर सऊदीया जा रहे हैं। उसके अलावा बाकी तमाम मुस्लिम दुनिया की नजरें सऊदी अरब की तरफ है कि आगे क्या मामला बनेगा, सऊदीया का इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आएगा। बात की जाए तुर्की की, बात की जाए ईरान की, तो बहुत सख्त रद्द-ए-अमल ऑलरेडी सामने आ चुका है। ये वो दो ममालिक हैं जिस ब्लॉक की तरफ जाने का पाकिस्तान इंदिया दे चुका है। इससे पहले पाकिस्तान सऊदीया से कुछ नाराजगी का इजहार किया पाकिस्तान ने, तो वहां पर मामला आपको पता है कि जो उन्होंने कहा जी हमारे अपने हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, और जो डॉलर उन्होंने हमारे करंट अकाउंट पर रखवाए हुए थे 2 अरब के करीब, वो निकाल लिए गए। अब यूएई ने जो किया है इस पर पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ देगा तो खुद अंदाजा कर लीजिए। बल्कि हम अपने तज्जियाकारों से जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे पूछेंगे कि क्या मुज़मिरात हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बहरहाल वो जो एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जो अमेरिकी सदर ने ऐलान किया था 2017 में, वो प्रेपरेशन थी। वो यूं नजर आ रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को, खास तौर पर अरब ममालिक को इस बात पे आमादा, इस बात पे तैयार किया जा रहा था कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रहा है, क्योंकि यूएन की जो रेजोल्यूशंस है इसराइल और फलस्तीन के तनाज़े के हवाले से, उसी तरह की मिलती जुलती रेजोल्यूशंस कश्मीर के हवाले से। सो इफ पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने को अगर कभी जाता भी है तो पाकिस्तान का यहां पर केस कश्मीर वाला लूज हो जाता है। एनीवेज, जो हमारे साथ गेस्ट पैनल है, एलीट गेस्ट पैनल है, उनका आपसे तारुफ करवाएं। और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सलमान आबिद साहब सीनियर एंकर तज्जियाकार हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, और वीडियो लिंक पे हमें एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यह साहब, आपसे आगाज करूंगा गुफ्तगू का। सबसे पहला सवाल आपसे ये है सर, ये जो यूएई ने किया, तस्लीम जो किया है इसराइल को, इसकी आगे क्या आपको नजर आ रहा है? आगे ये जो कहा जा रहा है कि ओमान, बहरीन वगैरह उन्होंने खैर मकदम किया इस डिसीजन का, तो इसका मतलब है कि वो भी तस्लीम करने जा रहे हैं। और सेकेंडली, पाकिस्तान का क्या इस पर मौक़िफ़ होना चाहिए जो उतना ठोस अब तक नहीं आया? देखिए, ये जो पूरी पट्टी है ना, जिसमें मस्कत शामिल है, जिसमें अम्मान शामिल है, जिसमें यमन शामिल है, जिसमें यूएई शामिल है, बहरीन शामिल है, ये कतर शामिल है, ये तारीखी तौर पर अरब के बुनियादी मास बैंड से रह रही है। ये इलाका जो था ये हमेशा तौर पर ईरान के ज़ेरे सत्ता मौज़ान प्रोविंस होता था ईरान का, वहाँ पर ये होते थे। इसी वजह से जिस वक्त सऊदी अरब से वहाँ पर सऊदी अरब कह रहा हूँ, हज़रत उमर के ज़माने में जब वो सहाबा गए थे, तो उन्होंने जब वहाँ जाके कहा था कि हम आपके दरमियान तलवार फैसला करेगी, तो उसमें यज़गर्द ने कहा था कि तो अरबों को क्या हो गया, हम तो इनका दिमाग ठीक करने के लिए अपने उन गवर्नरों को कहा करते थे। तो शुरू ही से ये जुल खलसा एक इलाका होता था जहाँ सबसे बड़ा इनका काबतुल जमानिया, एक नया इनका अपना काबा होता था जिसमें बुत रखे होते थे, जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुरैर के हाथों तबाह बर्बाद किया था। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ सी कौम रही है, मफाद परस्त किस्म के ये अरब थे और उस जजीरे में आबाद थे हमेशा से। 2006 में यूएई जो था, उसने जिस वक्त ये फैसला हुआ कि उसको आबाद किया जाएगा और दुबई एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब बनेगा, वो सारी चीज़ें, और वहाँ की इंटरनेशनल मार्केट बिल्टअप होगी, उसके यहाँ नाइट लाइफ शानदार होगी, टूरिज्म आएगी, तो उसके वक्त हुआ यह फैसला हुआ था कि बैरूत को तबाह कर दिया जाएगा।
और क्योंकि बैरूत एक मुकाबले का शहर था तो बैरूत को तबाह बर्बाद कर दिया गया, जो कि 1864 में जिस जहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी कायम हुई थी उस हब को तबाह बर्बाद किया गया। अरबों का एक मेन जिसे कहते हैं खूबसूरत तरीन इलाका था। तो दुबई उसको उस वक्त से कहा गया था कि आप अपनी इसको तस्लीम कर लें। दुबई में इस वक्त जो इंटरनेशनल बैंकिंग की इन्वेस्टमेंट है उसमें 80% यहूदियों की इन्वेस्टमेंट है। इसराइल को तस्लीम करे ना करे, उसके अंदर यहूदी आबाद है। सही। तो असल मसला यह है कि ये जो सारे मुल्क हैं, ये दुबई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ये सारे मुल्क हैं, यहाँ पर सारे के सारे जो हैं उनकी इतनी छोटी छोटी सी अपनी आबादियाँ हैं। बाकी तो मेरे मुल्क से आपसे मुल्क से गए हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो ताबे फरमान लोग हैं। ये ना बोल सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना चल सकते हैं। आपने एक ने कहा मैं खिलाफ बोलूँगा, उसको कान से पकड़ेंगे, जहाज पे उठाएंगे, वापस भेज देंगे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हम दुबई की तरह अमन क्यों नहीं कायम कर सकते। मैंने कहा 90% ऐसी कौम मुझे दे दो जिसको मैं शाम को भेजूं और वापस अपने मुल्क वापस भेज दूं, मैं भी अमन कायम कर लूंगा। ये इनके हालात हैं इस पूरे खित्ते के, और फिर सारे के सारे लोग हैं ये अपने अवाम से बिल्कुल की बड़ी बहरीन में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरा दूसरा इस सवाल का बहरीन में जब उन्होंने जवाब दे दिया, जब उन्होंने हम सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, अमल कर सकते हैं, वो तो नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं कुछ नहीं ना, हम कर सकते हैं ना। सऊदी अरब जहां मुल्कों में पब्लिक बोलती है वहां नहीं किया जा सकता। मतलब हमने अर्दगान का नाम लिया है, तैयब अर्दगान का, कि वो जो तुर्की क्यों नहीं करता। तुर्की पहले अपना सफीर तो वापस बुलाए इसराइल से, अपने रिलेशनशिप तो खत्म करे, वो बाद में किसी पे एतराज करे। पहली बात तो ये है ना, हम कहते हैं ब्लॉक बनना है इसराइल, पहले तो इसराइल से अपने सफारती तल्लुकात खत्म करो, वहां से अपना सफारत खाना खत्म करो, उनका सफारत खाना वहां से बाहर निकालो, फिर उसके बाद कहो कि यूएई ने गलत किया है। ठीक, तो ये एक बेसिकली एक इस वक्त जो ट्रंप के इलेक्शन हो रहे हैं उसको एक चीज चाहिए थी। वहां आप सोच सकते हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे में इजराइल किसी को कोई फायदा नहीं होना। इजराइल जिस प्लान्स के तहत वहां आया है उसने अपने प्लान्स को पूरा करना है। 4-4.5 लाख आबादी जो पैदा हो चुकी है, वो पूरी दुनिया से यहूदी बुलाए हैं। वो अपना कारोबार छोड़ के वहां पहुंचे हैं, वो अपनी जायदादें बेच के वहां आए हैं, वो जर्मनी छोड़ के आए हैं, वो फ्रांस छोड़ के आए हैं, वो लंदन छोड़ के आए हैं, वो कैलिफोर्निया छोड़ के आए हैं। आके कहा जहां पर आके आबाद हुए, जहां रेत उड़ती है वहां पर आके उन्होंने वेस्ट बैंक पे घर बनाए हैं। आपको मैं कहूं यहां से उठ के बलोचिस्तान चले जाओ, आप जाएंगे? किस लिए आए हैं? एक मकसद कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है, और वहां आबाद हुए हैं। उस मकसद के लिए उनको क्या जरूरत है वहां पर आने की, जहां अरबों की जान का दुश्मन है। तो ये यूएई ने गलत किया है, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए किया है, और ये बचती कोई नहीं है, जो मर्जी कर ले। अच्छा, शायद लतीफ साहब ये जो कह रहे हैं, औरिया साहब भी बात कर रहे हैं, अब ये दो तरह के ममालिक हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे। एक वो है, वो कहते हैं कि प्रैग्मेटिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, सोच वो होनी चाहिए जो दुनिया में हमने चलना है आगे। यूएई है, मिस्र, उर्दन और ममालिक की जो बात करें, और आगे फिर अब बहरीन, ओमान, कतर, ये एक और लाइन सामने लगी हुई है। दूसरे हैं टर्की तरह के, जो बात की औरिया साहब ने भी। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अब पूरा अगर तो वो स्टैंड लेना, वहां से सफारत खाने खाली करें, ईरान का बड़ा उस पर स्टैंड है। तो पाकिस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए? आइडियोलॉजिकल होना चाहिए, या फिर ये मतलब नजरियाती स्टैंड होना चाहिए कि जी हम तो नहीं मान रहे, और हम फिर उन ममालिक के साथ भी ताल्लुकात खत्म करेंगे, उनके खिलाफ भी एहतजाज करेंगे, जो करने की पता नहीं हिम्मत है हमारे पास के नहीं, या फिर उस तरह का स्टैंड ले लें हम कि ठीक है जो इस वक्त प्रैक्टिकल चीज है उसके साथ साथ चलें, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएई वाले भी पैसे वापस ना ले लें कहीं हमसे। बात यह है किस दुनिया की बात कर रहे हैं, कि किस दुनिया के साथ हम चलें। वो जो अमेरिका की दुनिया है, अमेरिका की दुनिया के साथ आप चल रहे हैं। आपने क्या पाया? देखिए ना, क्या पाया आपने? डॉलर पाया। इसको देखने की जरूरत है। और मुसलमानों का एक स्टांस हमेशा से रहा है, यही मुसलमान है ना जिन्होंने 600 साल तक ये जो मेन कॉन्टिनेंट्स हैं आपके 3 मुल्क दुनिया के, उनमें हुकूमत की थी। फिर जब वो मुगल बादशाह और उनका दौर आया, आपने अपने हाथ से सब कुछ खो दिया। अब आप मारे फिर रहे हैं। आपको ये नहीं समझ आती कि आप किस तरफ चलें, अपनी डायरेक्शन का अंदाजा करें। पाकिस्तान ने स्टांस बिल्कुल ठीक लिया, और आपने सही कहा अपनी इंट्रोडक्शन में। आज अगर आप स्टांस पर बदलते हैं तो फिर कश्मीर भी आपके हाथ से गया। यही स्टांस है ना आपका कि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद पास की हुई है, उस करारदाद के मुताबिक चलें। और फलस्तीन के बारे में भी यही करारदाद है, और अगर आप ये छोड़ते हैं तो फिर आपके हाथ से बहुत कुछ जाएगा। ये गलती आप कभी ना करें।
यूएई ने पहले मंदिर की इजाजत दी, वो कभी हिंदुओं को प्लीज करने के लिए, कभी आप यहूदियों को प्लीज करने के लिए, अपीज करने के लिए बैठे हैं। आपका अपना तशख्खुस किधर है? लिहाजा अगर आप इसी तरह दुनिया को प्लीज करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर आपकी अपनी आइडेंटिटी गई। कह दें कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जैसे आपने कहा। अपीजमेंट की बात तो शायद लतीफ साहब अपनी जगह पे है, लेकिन साथ ही साथ सिर्फ गुजारा करने के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो भी तो मांगने जाना पड़ता है ना फिर इधर उधर। ये भी तो सोच है ना, सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए तो फिर मंगते बन जाए, सड़कों पे खड़े हो जाए। ऑलरेडी और क्या बनना है? आप अपने घर में अपना पैसा कमाते हैं तो खाते हैं, फिर आप भी भिखारी बन के, हम एज एन इंडिविजुअल भिखारी बन के सड़कों पे आ जाएं। यही पाकिस्तान बना हुआ है ना। क्यों बना हुआ है? यानी करप्शन करो, पैसा उड़ा दो और कहो पैसा नहीं है, तो पैसा मांगने के लिए दुनिया भर में निकल आए। किधर गई? हम तो बेचारे लागर कमजोर गरीब मुल्क। सऊदी अरब का क्या स्टैंड आपको नजर आ रहा है आगे? क्या आने वाला है? क्या कहेंगे वो? अब तक कोई वहां पे जो है ना एब्सोल्यूट किस्म का वहां पे स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक कुछ इस सब मामले के ऊपर, और सबकी नजरें उन पे है। यूएई में क्या पैसे की कमी थी जो पैसा मांगने की खातर इजराइल को कबूल कर लिया? मजीद पैसे किया बस। सेट की बात है, अपना माइंड सेट ठीक करें। वो किधर है आपकी सो कॉल्ड ओआईसी जिसको आप कहते हैं, दुनिया में उसका नाम है 2.5 बिलियन के करीब आपकी आबादी मुसलमानों की, और आपकी आवाज कोई नहीं सुनता। कभी अपने गिरेबान में हमने देखा है? तो ये नए लेवल्स हैं, जो आप मर्जी लेवल्स यहां तक ड्रॉप करते जाएं, दुनिया आप वहीं पे गिराती रहेगी। जो कुछ फलस्तीन में हुआ है और जिस तरह वेस्ट बैंक और गाजा के स्ट्रिप में मुसलमानों को जकड़ के बंद करके खड़ा कर दिया गया, वो सब ने नहीं देखा। ऐसे ही सर वो है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा, मर्गे मफाजात। सलमान आबिद साहब, आगे क्या आपको नजर आ रहा है? अपनी तो हम बात छोड़ देते हैं, आगे अभी जनरल बाजवा कल सऊदीया जा रहे हैं, वहां पर जाकर कुछ डिस्कशन होगी। मेरा ख्याल है कि वो सिंक्रोनाइज होगा हम दोनों का, सऊदीया का और पाकिस्तान का जो आगे स्टैंड है। तो उसके बाद देखिए, पहली बात तो हमें ये सब क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, क्योंकि पहली एंगेज कर सकते हैं, पाकिस्तान क्या कहेगा? पहली बात तो मैं ये वजाहत कर दूं कि हर मुल्क की अपनी एक खारजा पॉलिसी होती है, और खारजा पॉलिसी में मजहब की बुनियाद पे, अखलाकियात की बुनियाद की बजाय बुनियादी तौर पे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, और हर मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी को अपने इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखता है। अब यूएई ने अपना इंटरेस्ट देखा, उनको ज़्यादा सूट करता है, अच्छा किया बुरा किया, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी अपने एक लार्जर इंटरेस्ट को देखना है। अब हम ये जो इस वक्त, जैसे भी औरिया मकबूल जान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बहुत से आपको ये ममालिक जो अरब दुनिया में नजर आ रहे हैं, ये शायद इसी तरफ जा सकते हैं, लेकिन साथ ये कि पाकिस्तान की अपना एक स्टांस है ना, पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसी के मुताबिक वो आगे बढ़ेगा। इसलिए दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया हमारी कितनी सुनती है कितनी नहीं सुनती है, एक अलग बहस है। हम अपना इंटरेस्ट देखें कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। हम कहते हैं कि हमने दुनिया के साथ अपने आप को इंगेज करना है, हमने रीजनल पॉलिटिक्स में अपने आप को इंगेज करना है, तो उसी के मुताबिक जो हमारे इंटरेस्ट में है वो हमें फैसला करना चाहिए। पहली बात तो ये है। और खारजा पॉलिसी कोई मुस्तकिल चीज नहीं होती, उसमें रद्दोबदल होता रहता है, आप अपने हालात और वाकयात के मुताबिक चीजों में तब्दील कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स पे आप कंप्रोमाइज नहीं करते, बाकी स्ट्रेटजीज के ऊपर तब्दीली आ सकती है। अब आपने सऊदी अरब की बात की है। अब देखिए, जनरल बाजवा साहब का दौरा सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक तासुर यहां पर यह उभर गया कि शायद पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है उनमें बहुत ज्यादा दूरियां पैदा हो चुकी हैं, और शायद किसी रीजनल ब्लॉक में, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, हमने तय कर लिया कि हमने सऊदीया को मिस करके या सऊदीया ने पाकिस्तान को मिस करके आगे बढ़ना है। मेरा जाती ख्याल यह है कि ऐसा नहीं होगा। देखिए, सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान को भी सऊदी अरब की जरूरत है, और हमारे ये ताल्लुकात जो है कोई चंद वर्षों पे मुहित नहीं है, बल्कि 1951 1951 से लेके 47 के बाद से इस वक्त सऊदी अरब पाकिस्तान ताल्लुकात, और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ भी दिया है। अब अगर कुछ कंसर्न्स आ गए हैं, चाहे वो सऊदी अरब के अंदर हैं चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, उसका वे आउट भी जो है ना वो डिस्कशन ही है ना, कंसल्टेशन ही है ना, एक अंडरस्टैंडिंग है। आप एक दूसरे को इत्तेमाद में लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सियासी क़यादत, हमारी फौजी क़यादत मिलकर सऊदी अरब के साथ जो इस वक्त रिजर्वेशन है उसको रिजॉल्व करेगी, और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात को आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारा भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, जब भी मुश्किल वक्त आया है सऊदी अरब ने हमारे साथ खड़े होकर अपना एक ब्रादर इस्लामी मुल्क के तौर पर हमारा साथ दिया है। और इसी तरीके से सऊदी अरब की डेवलपमेंट हो, और ख़ास तौर पर सऊदी अरब के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ के इशूज़ हैं अरब दुनिया के हवाले से, उसमें भी पाकिस्तान का एक बड़ा मेजर रोल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनरल बाजवा के इस दौरे के बाद वज़ीर आज़म का और वहाँ के वलीअहद का जो आपस में डिस्कशन होगा, उसके बाद जो इस वक्त एक बदमज़गी से हमें नज़र आ रही है ये रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। रंजिशें औरिया मकबूल जान साहब खत्म हो जाए पाकिस्तान सऊदीया के दरमियान, वहां पे जो पाकिस्तान की कुर्बतें बढ़ती हैं हल्की सी ईरान के साथ, वो सऊदीया को चुपने लग जाती हैं।
वहां से टर्की बोलना शुरू कर देता है। और फिर ये जो अब मामला हुआ कि यूएई ने तस्लीम किया जो इजराइल को, ये तो मुस्लिम दुनिया में डिवाइड पहले ही थी, अब मजीद ज्यादा और वाज़ेह होती जाएगी। देखें, आज से तकरीबन 1-1.5 महीने में एक जगह पहले बैठे, 1.25 महीना पहले मैं बैठा हुआ था और वहाँ पर हालात कुछ थोड़े से इस तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब के मामलात में ख़राबी आ रही थी और एक साहब के यहाँ जो बैठा था वहाँ पर कोई साहब मीडिएशन करवा रहे थे और मोहम्मद प्रिंस सलमान की जनरल साहब से, जनरल बाजवा से बात हुई थी और वहीं तय हुआ था कि 16 तारीख को ये दौरा होगा, जो कोई नया नहीं है, ये शाम कुरैशी से पहले का तयशुदा दौरा था। एक बात याद रखें, पहली बात तो ये है कि ये जो हम प्रेस में और बाकी चीज़ों में इस तरह गुफ्तगू करते हैं, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के मामला हैं। मसला सारा ये है कि एक नया ब्लॉक चाइना अमर्ज करने की कोशिश कर रहा था आज से तकरीबन 1 साल पहले से, और उस ब्लॉक की बुनियादी खसूसियत ये थी कि वो अमेरिका के मुकाबले में एक खिलाफत का एक बहुत बड़ा एंड ब्लॉक होगा जिसके अंदर तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया को शामिल किया जाना था और उसके लिए बाकायदा अर्दगान साहब को बाकायदा तैयार किया गया था और किया गया, बल्कि हो गया। उन्होंने अपना सिस्टम उस तरह तब्दील किया, उसी तरह सदारती निज़ाम लेके आए, बाकी चीज़ें हुई। मलेशिया में मातर मोहम्मद को दोबारा लाया गया, वो उसी तरह सदारती निज़ाम की सूरत में लेके आया गया और फिर वहाँ पर वो जो था वो एक सेलेबस और एक चीज़, हर चीज़, और पाकिस्तान में भी बिल्कुल टर्की को फॉलो करके अब वो सेलेबस आ रहा है। वो 6 महीने पहले 6ठी जमात तक कुरान पाक नाजरा, फिर कुरान पाक का तर्जमा, वो सारा कुछ। तो वो चाह रहे थे कि एक इनके पहले बॉर्डर आपस में एग्रीमेंट कराया जाए जिसको कहा जाता है नेटो टाइप। नेटो टाइप एग्रीमेंट के बाद अगली चीज़ थी वो ये थी कि एक करेंसी या एक किसी यूरोपीय यूनियन की तरह की सूरत हाल, और फिर आखिर में अगर मुमकिन हो तो उसको इसकी जो उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है अमेरिकन इंटेलिजेंस काउंसिल्स की भी, बाकी भी जो है वो चाहिए थी, जिसमें सऊदी अरब ने, आपको याद होगा, पहली डांट उस वक्त पड़ी है आपको कि आप क्या करने जा रहे हो, आप उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक और ब्लॉक कर रहे बनाने चल। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब खुद गए थे और फिर वादा करने के बाद मलेशिया नहीं जा सके थे, ठीक। और फिर उसके बाद आप मुझे बताइए, हम कहां से कश्मीर में इतने सेंसिटिव बन गए हुए हैं कि सऊदी अरब ने एक बयान नहीं दिया और हमने जनाब कहा कि नहीं 1 अरब रुपया भी पैसा वापस ले लो और ये कर लो। हम नहीं जानते पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, हम नहीं जानते पाकिस्तान पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आके मैंने आप ही से सवाल पूछना है कि यहाँ पर अगर ताल्लुकात मुल्कों के दरमियान, चाहे इस्लामी मुल्क हो या वैसे आपस में मुल्क हों, जब वो मुआशी होते हैं, जब वो मफादात के ताल्लुक हैं, जब वो अपने अपने मतलब के ताल्लुक हैं, तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने अब तक ऐसा किया क्या है? मतलब इस्लामिक कंट्रीज के नाम पे इस ब्लॉक की एसेट्स क्या फिर जरूरत है? मैं आपसे पूछता हूं और या मकबूल जान साहब से ये सवाल, कुछ मुल्की सियासत की खबरें भी होंगी इस ब्रेक के बाद। किला इस्लामी ब्लॉक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कि दुनिया में ममालिक के जो आपस में ताल्लुकात हैं, वो आपस में उनके मफादात क्या होते हैं, बिजनेस उनका क्या होता है, उनके एक दूसरे के साथ टाइज इस बुनियाद पर होते हैं कि किसी को किसी से खतरा हो सकता है तो कहीं पर किसी को फायदा हो सकता है। ऐसे में और या मकबूल जान साहब, एक सवाल मेरे जहन में उठता है, एनलाइटन कीजिएगा मुझे भी, देखने वालों को भी, वो ये कि जब मईशत के ताल्लुकात हैं, जब पैसे के ताल्लुकात हैं, जब अपने मफादात के ताल्लुकात हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से बेहतर है कि रीजन्स की ऑर्गेनाइजेशंस हों जो एक दूसरे के साथ मफाद रखती हों, वो ज्यादा बेहतर चलें भी। और ओआईसी ने अब तक ऐसा सच कोई खास तीर मारे भी क्या है? देखें, पहली बात तो यह है कि कोई भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, खा यूनाइटेड नेशंस हो, खा वो अफ्रीकन यूनियन हो, अफ्रीका जो बनाई थी, खा वो ईसी हो, खा ओआईसी हो, खा एशियान हो, किसी ने कुछ नहीं किया। ये मतलब सिर्फ आप इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को आप मतून नहीं ठहराए, ये बनाई जाती है इसीलिए कि कोई काम ना किया जाए। बुनियादी तौर पर जब आप किसी मुल्क जो हैं, जब मिल के एक ब्लॉक बनाते हैं, एक करेंसी पे आते हैं, जब यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, तब चेंज होती है। जब तक वो यूरोपियन यूनियन जो है वो मुकम्मल तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रही जो कि ब्लॉक रही, कुछ भी नहीं कर सकी। अफ्रीकन यूनियन कितनी बड़ी है, कदाफी तक जैसे लोग सदर बन गए, मजहब की बुनियाद पे तो कोई एशियान, ये सारे की सारी जो नहीं, कोई भी नहीं बनता, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज तो मजहब की बुनियाद पे। अच्छा, और ये मुल्क भी आपस में ना जुड़े हुए हैं, ना कोई होमोजेनिटी है इनके अंदर। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस तो कम से कम मुल्क तो आपस में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी तो है।
ये नॉन लाइन मूवमेंट जो बनी थी, कौन सा मुल्क जुड़ा हुआ था? वो मूवमेंट और यूगोस्लाविया कहां खत्म था? भी हो गई, नेहरू का टीटो, नॉन लाइन कितनी बड़ी मूवमेंट थी, खत्म हो गई। क्या कर लिया उसने? कुछ नहीं किया। इसी वाला काम हो गया ना। नहीं, खत्म नहीं रही। कैसे ओवैसी नहीं, वही रही, उसी तरह रही, सिर्फ तकरीरें करके वापस आते रहे। कितनी बड़ी मूवमेंट थी नॉन लाइन मूवमेंट, आप सोच सकते हैं। उसके बाद जो उसने बनाई थी, कास्ट्रो ने बनाई थी जो वो मूवमेंट, कोई ऐसी बात नहीं। और पहली बात यह है कि आप ये जिनको इस्लामिक मुल्क कहते हैं ना, मैं इनको इस्लामिक मुल्क नहीं कहता, इन सारों के ऊपर सेकुलर लिबरल डिक्टेटर बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं सीसी जो मुसलमान हुक्मरान है? आप क्या समझते हैं नासर मुसलमान, बशार अल असद मुसलमान हुक्मरान था, मुशर्रफ मुसलमान हुक्मरान था? दे आर सेकुलर लिबरल डिक्टेटर। लेकिन ये सारे ये नहीं, खुदा बेहतर नहीं उनकी भाई, वो दे आर सेकुलर लिबरल्स। जिस तरह बाकी सेकुलर लिबरल मुल्क होते हैं वैसे वो मुल्क हैं। तो ये इस्लाम के नाम पे इकट्ठे नहीं हुए सिर्फ इसलिए कि ये सिर्फ बात कहीं और हम निकल जाएंगे। मेरा तो ऑडियो साहब सवाल ये था, मैंने फिर शायद लतीफ साहब के पास जाना है। मैं वही अर्ज कर रहा था कि जो इससे पहले मूवमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस या काउंसिल्स बनी और जो फारिग हो गई, तबाह हो गई, उन्होंने कुछ खास नहीं किया, वो यही मॉडल था ना जो ओआईसी का था, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस। एक मसला हल नहीं करा सकी, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, इंक्लूडिंग लीग ऑफ नेशन जो 1920 में बनी थी, वॉर नहीं रोक सकी। आप अंदाजा करें जैसे अमेरिका ने इराक पे हमला करना था, उसे ही बाईपास यूनाइटेड नेशन, उसने कहा हम तुम्हारी सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं। और पूरी दुनिया में 78 मुल्कों में हंगामे हुए थे उसके खिलाफ, वॉर के खिलाफ। मतलब मैं इस चीज का कार्य नहीं कि अकेले ओआईसी को हम गालियां दें खड़े होके, सारी दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं। पाकिस्तान को अपना मफाद देखना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। कोई मजहब के नाम पे, मजहब के नाम पे जिस दिन को बनेगी तो खिलाफत बनेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शाहिद लतीफ साहब, पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड इस वक्त क्या होना चाहिए? पाकिस्तान क्या इस वक्त सऊदीया की तरफ देख रहे हैं कि जो सऊदीया रिस्पॉन्ड करेगा पाकिस्तान भी वो रिस्पॉन्ड करेगा? जनरल बाजवा के दौरे का मकसद आपको क्या लग रहा है? देखें, अगर आपने इसी तरह के अपने मकासद रखने हैं कि फलां इस्लामी मुल्क जो करता है वही हम करेंगे क्योंकि हम उससे मदद लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, हमारा उनसे भाईचारा है, दोस्ती है, सब कुछ है, मगर जरा दुनिया में थोड़ा स्ट्रेटेजिक लेवल पे बाहर निकल के देखें। ये देखिए, अभी बीच में डिस्कशन में बात हो रही थी कि जो अगला बन रहा है, गठजोड़ बन रहा है, उसमें एक बाकायदा इकट्ठा जो है वो बन के मुल्क उभर रहे हैं, जिनमें चीन, रूस, तुर्की, और वो डालने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को ये सीपैक वाला मामला। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। आपने सीडो सेंटो भी तो ज्वाइन किए थे, उससे आपने क्या हासिल किया? बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि ओआईसी तो ऐसे नाम की चीज है क्योंकि मुस्लिम ममालिक हैं, लिहाजा आपने ओआईसी का नाम दे दिया, मगर इनमें जो लीडरान हैं उनको एक एक करके देख लीजिए कौन से मुसलमान लीडर हैं और किस तरह की हुकूमतों पर ये बराजमान हैं। अगर आपने कुछ करना है फॉरेन लेवल पर तो जरा बाहर निकल के दुनिया का नक्शा देखिए। आप ये देखें कि ईरान के अंदर चीन ने कितनी खूबसूरती से हिंदुस्तान को बाहर किया है। चाबहार जो कि बाकायदा पोर्ट बनाई जा रही थी और जिसमें हिंदुस्तान बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसमें, और आगे जायदान वाली रेलवे लाइन चाबहार से जिसके थ्रू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया लैंड लाइन से वो जाना चाहता था, किस खूबसूरती से चाइना ने उसको बाहर किया और ईरान की मदद की। उनसे तेल भी ले रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे उन्होंने इस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जिसके तहत ईरान की जो मुश्किलात वही बात सर, मतलब आप प्रैक्टिकली अपना मफाद कहां पे, अपना फायदा कहां पर है वो देखना है पाकिस्तान को, ना कि ये देखना है कि कोई और मुल्क कहां पर देख रहा है। तो पाकिस्तान के डिसीजंस भी उसी के बेसिस पर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उस बेस पर अब शेप होनी चाहिए। पहले भी होती रही है लेकिन अब जरा ज्यादा थोड़ा एग्रेसिव होने की इस अप्रोच के अंदर जरूरत है। थोड़ी जरा लोकल पॉलिटिक्स की बात करनी है सर। सलमान आबिद साहब, ये जो मरियम नवाज साहिबा वाला साहब मामला हुआ, वो नैब गई और फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर वहाँ पर वो एक हंगामा आ रही, वो सारी सूरत हाल, इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने हमजा शहबाज की और शहबाज शरीफ साहब की सियासत मार के कत्ल करके दफन कर दी है, फारिग हो गई है वो। देखें, कत्ल की है, मार डाली है, दफन कर दी है तो बात की बातें हैं। अभी तो खुद मरियम नवाज की अपनी सियासत कहाँ खड़ी है उस पर एक सवालिया निशान है।
लेकिन अब मरियम नवाज की जो खामोशी है वो खुद पार्टी के लिए सवालिया निशान है। वो आज नैब में पेशी के वक्त तो उन्होंने बोल लिया, लेकिन क्या वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर रही हैं जो शहबाज शरीफ को खतरा पड़ जाएगा? पहली बात तो ये है, और ये भी सबको पता है, और ये साहब भी जानते हैं, शाहिद लतीफ साहब भी जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो मुख्तलिफ बयानिए हैं। एक बयानिए को नवाज शरीफ साहब और अपना मरियम नवाज और दूसरे बयानियों को शहबाज शरीफ साहब और उनके बाकी साथी लीड करते हैं। सोर्स ऑफ पावर तो नवाज शरीफ साहब ही है ना सर। देखिए ना, मरियम की सियासत नवाज शरीफ की सियासत है। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, कॉन्ट्रडिक्शन ये है, एक तरफ नवाज शरीफ अपने बयानिए की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने भाई को कुछ नहीं कहते कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाती मरासम जो रखे बैठे हुए हैं उनके साथ जो वो गुफ्तो शनीद करते हैं, उनके साथ जो मामला तय करने की बात करते हैं, वहां नवाज शरीफ साहब को कोई इतराज नहीं होता। तो नवाज शरीफ ने भी जो है ना को दोनों रास्ते अपनाए हुए हैं, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट का दरवाजा भी खोला हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो बयानिए की बात भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ एक और बात कर रहे हैं। मरियम नवाज जो है बुनियादी तौर पर चाहती तो यही है कि वो अपना सियासी रोल बढ़ाएं, लेकिन अब सियासी रोल जो है क्या वो नैब की पेशी से बढ़ेगा? क्या वो पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए तैयार है? क्या वो बाहर निकलने के लिए तैयार है? क्या वो पार्टी को लीड करने के लिए तैयार है? वो तो हमें नजर नहीं आ रहा। अब वो जो खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुई है उसी की वजह से पीएमएल-एन के अंदर एक बड़ी तकसीम हमें नजर आ रही है दो मुख्तलिफ बयानियों के दरमियान। अब आप जितना मर्जी उसको कहते रहे, नहीं जी बयानिया एक ही है, नवाज शरीफ का बयानिया है। अच्छा चले मान लेते हैं अगर नवाज शरीफ का बयानिया है तो फिर नवाज शरीफ को तो सबसे पहले अपने भाई को अकाउंटेबल करना चाहिए ना, शहबाज शरीफ को, जो एक मुख्तलिफ बयानिया के ऊपर सियासत कर रहा है, और पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ बयानिया के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है मुस्लिम लीग नून का, और वो रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों दरवाजे उन्होंने ओपन रखे हुए हैं आपको और मुझे दिखाने के लिए, वोटरों को दिखाने के लिए। बड़े सक्सेसफुली अपने काम उन्होंने तमाम पूरे करवाए हैं इसी पॉलिटिक्स को फॉलो करते हुए। उन्हें जरूरत क्या है इसको चेंज करने की? देखिए वो अगर वो चेंज नहीं करना चाहते तो उनके बकौल रास्ता कहां से निकलेगा? शहबाज शरीफ साहब का वो इंटरव्यू पढ़ लेना शोएब लाइच वाला, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी वो तो तय कर चुके हैं कि पाकिस्तान में अगर सियासत करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत हो सकती है। वो तो अपना बयानिया दे चुके हैं। अब अगर वो बयानिया गलत है तो नवाज शरीफ साहब भी तरदीद करें, मरियम भी तरदीद करें और शहबाज शरीफ को अकाउंटेबल करें। वो तो करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं ये कॉन्ट्रडिक्शन लेगा, वो आपको मुझे दिखाने का एक और है, पर जो पसे पर्दा ताकत की सियासत है उसका बयानिया वही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय कर। बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको एक और बताऊं, एक तरफ वो कहते हैं कि जी इमरान खान की हुकूमत जाए, इमरान खान को निकालना चाहते हैं। अच्छा मदद किससे मांग रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं, उन्हीं से कह रहे हैं कि आप इमरान खान को निकालें, हमारे पास ये ताकत नहीं है, ना हम अदम तमाद ला सकते हैं, ना हम तहरीक चला सकते हैं, ना हम कुछ करेंगे। सलमान साहब आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की ये सियासत है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वहां से कोई बैकडोर से कोई मामला किया जाए, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का बयानिया वो बिल्कुल वैसे झूठा है, वो सिर्फ एट द फेस ऑफ इट वो बयानिया है, असल में उसकी स्पिरिट कोई नहीं है। और ये साहब मुझे लग रहा है कि आप अग्री कर रहे हैं इस बात से, लेकिन फिर एस्टेब्लिशमेंट क्या कहूं मैं उस पे, बकरी के बच्चे हैं कि जिनको इतना बेवकूफ बनाया जा सकता है। उन्हें हमें पता चल रहा है, टीवी पे बैठ के हम रोज बात कर रहे हैं, तो वो ये गुड कॉपिंग बैड कॉपिंग जाहिर है हर बंदे को नजर आ रही है। तो ये जो अब मूवर्स एंड शेकर्स की बात की जाए उन्हें नहीं पता चल रहा। और ये साहब देखिए पहली बात तो ये है कि ये उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट एक्टिव होती है जब कोई पार्टी को थ्रेट बनती है। अगर आप पेशी के दिन 1000 या 2000 बंदे भी इकट्ठे करके एक जुलूस पे चले जाते हैं तो क्या ये एक मूवमेंट है? जिस वक्त पत्थर पड़ा था लाहौर के हर गली में से जुलूस निकलना चाहिए था, हर गली में से। ये होती है मूवमेंट। हमने 77 की मूवमेंट देखी हुई है कि हालत ये थी कि पुलिस थोड़ी पड़ गई थी, हर शहर में जुलूस निकलता था, 1 या 2 पुलिस वाले होते थे। भाई लाहौर से आप इलेक्शन जीते हुए हैं, लाहौर आपका होम टाउन है, लोग आपके विनिंग ग्राउंड है। 400 बंदे तो टीपू ट्रका वाला भी अपनी पेशी में इकट्ठी करके ले जा सकता है। सही बात। ये कौन सी ऐसी बात हो गई है? नहीं वो सारा ये है कि आपने किया क्या है। और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान में अभी वक्त ही शायद नहीं आया कि हमने क्राइम को और पॉलिटिक्स को अलग किया ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस दिन हम ये कर लेंगे उस दिन ठीक होगा। आप अंदाजा करें कि आप मुझे ये बताइए, क्या मरियम नवाज की जगह यही केस जो है किसी चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ होता तो क्या आप इस तरह डिस्कशन कर रहे होते? क्या इस तरह क्राउड होता? यही किसी के बैंकिंग के प्रेसिडेंट के खिलाफ होता, इसलिए कि वो 1 लाख वोट लेकर आ जाती है तो मोहतरम हो जाती है। पाकिस्तान में मीडिया समेत हर बंदे ने यह तबाह कर दिया है कि आप वोट लेके आ जाएं, आप बताखोरी करें, आप लीडर हैं, आप पूरी फैक्ट्री को आग लगा दें, आप लीडर हैं, आप जनाब लोगों को कत्ल कर दें, आप लीडर हैं, आपके ऊपर जुर्म बने, आप विक्ट्री साइन बनाते आते हैं, आप ये करते हैं। डेमोक्रेसीज वैसे आपको तय कर, मेरे से बेहतर आप समझते हैं दुनिया में वैसे जहां पे भी हैं। अभी करंट बात कर लेते हैं, अमेरिका की बात कर लें, आप इंडिया की बात कर लें, बड़ी डेमोक्रेसीज हैं,
उनके लीडरों के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केसेस खुलते हैं। इजराइल की बात कर लेते हैं, चले उनके हक में लोग वहां पे निकल आते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये वोट लेके आगे, तो इसका मतलब आप मुझे ये बताइए, मैं इजराइल की बात कर देता हूं। आप मुझे बताइए, जिस वक्त ये नेतन्याहू जा रहा था, कितने कैमरे को कवर कर रहे थे, कितने टॉक शो इजराइल के हो रहे थे, कितने हैरेट्स के नंबर निकले थे उसके ऊपर। सर वो इजरायली चैनल यहां पे आते नहीं, आप तो नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो दैट इज अ रूटीन इंटरनेट पे नजर आ रहा है। मुजाहिरे तो सर उसके हक में वहां पे हो रहे थे ना। डोनाल्ड ट्रंप में भी कुछ नजर नहीं आता। मोदी बोलते हैं, मोदी की हामी बाहर निकल के आग लगाना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये। नहीं, वो अच्छा वो तो पाकिस्तान इंडिया की पॉलिटिक्स एक तरह की है ना। पाकिस्तान और इंडिया में तो जो पॉलिटिक्स है वो मुकम्मल तौर पे टिरनी ऑफ डेमोक्रेसी की अलामत है। कहा जाता है जमहूरियत की आमरीयत बदतरीन चीज होती है, जमहूरियत की आमरीयत, जहां 51% जो है 49% के ऊपर एक आमरीयत कहते हैं, उसको कहते हैं टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। इंडिया के अंदर 40% मुसलमान भी हो जाए तो सोच नहीं सकते ऊपर आने का, अगले 200 साल नहीं सोच सकते। इसको कहते हैं टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। वो तो वहां वो चल रही है। इजराइल में भी यही चल रही है, टिरनी ऑफ मेजॉरिटी चल रही है। असल मसला मैं बुनियादी तौर पे कहने का ये है, अमेरिका में तो और तरह का है ना। अमेरिका ने उन्होंने कवर अप कर लिया है ना चीजों को। लेकिन ये दो मुल्क तो ऐसे हैं कि जो जहां एक साइजेबल माइनॉरिटी डेमोक्रेसीज की बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि अब पॉलिटिकल लीडर है मरियम नवाज, और उनके साथ अगर लोग निकल पड़ते हैं और किसी ब्यूरोक्रेट के साथ नहीं निकलते, तो ये तमाम दुनिया में हो रहा है आजकल। राइज ऑफ द राइट जिसको कहा जा रहा है दुनिया में। बिल्कुल नहीं। जैक स्ट्रॉ जब के पेश हुआ था, एक बंदा उसके साथ नहीं गया था। ये किसने कह दिया निकल पड़ते हैं लोग? सर अभी की बात हो रही है, पुरानी बातें तो नहीं हो रही। मैं तो अभी बात कर रहा हूं, राइज ऑफ अभी की बात, मैं अभी की बात कर रहा हूं, 4 साल पहले की बात कर रहा हूं। कौन गया था जैक स्ट्रॉ के साथ? आप मुझे ये बताइए। जिस वक्त निक्सन का केस चला था, वाटरगेट स्कैंडल का, वो 1.5 दिन के अंदर खत्म हो गया था। कितने लोगों ने जुलूस निकाला? किसी ने कहा वियतनाम वॉर की तरह निकले बाहर? वही अर्ज कर रहा हूं ना, वाटरगेट स्कैंडल, वियतनाम वॉर, वो पुरानी सियासत हो गई। ये तो अब जो शेप अप हुई है वो पिछले 2-3 साल में। मैं कल की बात कर रहा हूं, कल की बात। आपकी बात डोनाल्ड ट्रंप के बाद भी अभी भी मुझे बता दें, थोड़ा रह गया। मैं जरा शाहिद लतीफ साहब का इस पे ओपिनियन लेना चाहता हूं। ये शाहिद लतीफ साहब जो बात कर रहे थे, सलमान आबिद साहब भी और औरिया मकबूल जान साहब भी, वो ये कि पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से कितने मतलब ये पावरफुल, और ये क्या सिस्टम है इसकी कोई खास समझ नहीं आती। लेकिन ये राइज ऑफ द राइट, यानी कि राइट विंग की जो दाएं बाजू की सियासत है, उसको ज्यादा तकवीयत ओवरऑल दुनिया में मिल रही है। मुतशद्दिद मजीद होती जा रही है दुनिया। पाकिस्तान की हम बात रखें, आपका ओपिनियन मैं ये लेना चाहता हूं कि इदारों के खिलाफ ये पहले भी 90s में भी हम देखते आए, और अब फिर हम नजर आ रहा है कि एक वो दोबारा ट्रेलर सा आया है कि ये फिर दोबारा उस तरफ मामला जा सकता है। तो आपको क्या नजर आता है आगे, कितना डेंजरस हो सकता है ये पाकिस्तान के लिए, या फिर बिल्कुल ही नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक और सूरत हाल ये भी है कि जहां से ऑर्डर आता है वो जो कहते हैं सब चुप हो जाते हैं। देखें, मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ जो लीडरशिप की निशानी है उसका ताल्लुक जुर्म से है। जो जितना बड़ा मुजरिम है वो उतना बड़ा लीडर है। सही। जो जितनी बड़ी जुराइम कर सकता है उसकी उतनी ही उसकी ज्यादा शान और शौकत है, और उतना ही वो बड़ा लीडर है। ये आप किसी शोबे में भी देख लीजिए। तो इसलिए दुनिया में ऐसा कम से कम नहीं है। ये आपका कहना ठीक नहीं है कि जी दुनिया भर में ऐसे होता है, कहीं ऐसे नहीं होता। डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। केस होता है तो वो शादी ब्याह की तरह इतनी बड़ी बारात लेके तो अदालतों में नहीं पहुंच जाते। और ये जो कुछ हुआ है अभी जो लाहौर पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह से सियासत चल रही है वो सही तरीका नहीं है। एक्चुअली प्रोग्राम का वक्त, बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब साथ मौजूद थे, सलमान आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, औरिया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।